नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आपका एसएसटी का टीचर डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो अभी सेगमेंट चल रहा है उसमें मैंने बताया कि जो गांधीवादी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ व्यक्तित्व हैं जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट व्यक्तित्व है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश में आज चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनका जो मृत्यु का टाइम है वो 27 मई 1964 के पास का है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में ये केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में विद्यमान थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हुए और अपने क्षेत्र में वे आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय या कह सकते हो आधुनिक भारत के लिए एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। जो भारत के संविधान में संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की जो बात की गई है, इन शब्दों को देने का या इन शब्दों की वास्तविक व्याख्या करने का या इन शब्दों के वास्तविक वास्तुकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी मां का नाम कमला नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूल रूप से कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते थे। इनके पिता जो पूर्वज थे, लेकिन इनका ये बाद में वहाँ से चले आए और आने के पश्चात प्रयाग मतलब इलाहाबाद के आसपास ये बस गए। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ और जन्म के पश्चात कह सकते हो कि इन्होंने जो धनी परिवार से थे, इनकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर कैम्ब्रिज कॉलेज लंदन और ट्रिनिटी कॉलेज लंदन और इसके बाद स्नातक की पढ़ाई करने के पश्चात इन्होंने लॉ किया, बैरिस्टर बने, वो भी इन्होंने लंदन से ही वकालत की। वहीं लंदन में रहकर जवाहरलाल नेहरू ने फैबियन समाजवाद और विदेशी जो आंदोलनकारी थे या कह सकते हो उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, इस समाजवाद और काले और गोरे के बीच रंगभेद वाली नीति या सामाजिक जो कुरीतियाँ या बुराइयाँ इस समय चल रही थी विश्व में, उनके बारे में इन्होंने जाना। औपनिवेशिक राज्यों के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति है, इनके बारे में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के दौरान जाना। इसके अलावा अगर राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत में आए। भारत में एक सक्रिय राजनीति के रूप में प्रारंभ में ये महात्मा गांधी के संरक्षण में आए, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो असहयोग आंदोलन में ये पहली बार सक्रिय राजनीति के कारण पहली बार इन्हें असहयोग आंदोलन में जेल जाना पड़ा। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की मैंने बताया ये मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, उसमें इनकी 2 सिस्टर थी और ये एक पुत्र के रूप में थे, एक बेटे थे। 2 बहनों में जवाहरलाल नेहरू की एक बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित
जो संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। एक बहन थी जिनका नाम हठी सिंह था। ये आगे चलकर एक उच्च कोटि की लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने में कारगर हुए और ये आगे चलकर महात्मा गांधी के विचारों से, उनके कार्यों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना जो जीवन था या जो आचरण था, जीने का तरीका, पूरा एक आदर्शवादी तरीका अपना लिया। इन्होंने कह सकते हो एक धनी परिवार से होने के बावजूद भी सारे ऐश्वर्य और सुख चैन को त्याग कर एक सामान्य सादा जीवन जीना इन्होंने पसंद किया। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के पास सब कुछ होते हुए भी इन्होंने एक आदर्श समाजवाद की या एक आदर्श समाजवादी व्यक्ति की तरह इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के पश्चात पहली बार ये जेल गए और वहीं से इनकी भारतीय राजनीति में सक्रियता बढ़ गई। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। 1928 और 1929 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। मतलब मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्ष बने थे उसमें जो पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने का जो बात होती है, समर्थन होता है, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर प्रभुत्व संपन्न राज्य का दर्जा पाने का मांग की या समर्थन किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी और आदर्शवादी व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनकी दो बहनें जिनमें विजयलक्ष्मी पंडित, उसके बाद हठी सिंह, विजयलक्ष्मी पंडित आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी। हठी सिंह एक उच्च कोटि की लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पढ़ाई की वो शुरुआती जो शिक्षा है उनकी हैरो कॉलेज से हुई। उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से इन्होंने पढ़ाई की और लंदन से ही इन्होंने आयरिश फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के बारे में इन्हें जानकारी हुई और उसके पश्चात लंदन में ही इन्होंने लॉ की डिग्री भी प्राप्त की और 1912 के आसपास ये भारत में वापस लौटे और यहाँ आने के बाद देखा यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस अपना आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। उसी दौरान ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए और वास्तविक रूप से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका तब इन्होंने निभाना शुरू किया जब महात्मा गांधी 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े। उसी समय महात्मा गांधी के सक्रिय सदस्य के रूप में, सक्रिय सेवक के रूप में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद से लगातार ये कांग्रेस के साथ भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करते रहे। जवाहरलाल नेहरू न केवल असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे बल्कि इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन में भी जवाहरलाल नेहरू एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते रहे और यही जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था उस समय गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू को भी बंदी बना के जेल में डाल दिया गया। इसके बाद कुछ समय के पश्चात भारत की आज़ादी में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ या मुस्लिम लीग के साथ कई स्तर की वार्ताएं करने के पश्चात भारत की आज़ादी का रास्ता निकल सका और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। और इस प्रकार हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि नेहरू पर जो संरक्षण की बात की जाए या नेहरू इतनी तेज़ी से राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हो गए उसमें सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली, जबकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए 1947 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल और JV कृपलानी का नाम आया था।
उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तीनों लोगों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मत मिले थे प्रधानमंत्री के लिए वो सरदार पटेल को, उसके बाद जेपी कृपलानी को और उसके बाद नेहरू को। लेकिन गांधी जी की वजह से, गांधी जी का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से, इन्हें युवा होने की वजह से इन्हें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत में एक समाजवाद और आदर्श समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू अपनी विदेश नीति के लिए भी सक्रिय रूप से जाने जाते हैं। विदेश नीति में इन्होंने ये दक्षिण एशिया में, उस समय जब ये प्रधानमंत्री थे तो दक्षिण एशिया में भारत को एक केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया और कूटनीतिक या डिप्लोमेट के मामले में भारत का उस समय नंबर 1 स्थान था। भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दक्षिण एशिया में केंद्रीय बिंदु के रूप में अगर कोई राष्ट्र था तो विदेश नीति के रूप में भारत को जाना जाता था। ये एक कह सकते हो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन थी। और प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पंचवर्षीय योजना का जो शुभारंभ किया, योजना आयोग का गठन किया, भूमि सुधार अधिनियम आया, इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कह सकते हो उद्योगों को बढ़ावा दिया। उसके पश्चात उसी के समय इस्पात उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े बड़े भारी उद्योगों की स्थापना हो सकी। जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गुटनिरपेक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके भारत को कई आने वाली मुसीबतों से भी बचाने का कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे और ये ज़्यादातर जो उन्होंने पुस्तकें लिखी और ख़ास तौर से जेल में रहकर ही लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसकी वजह से इन्हें एक अलग ही लोकप्रियता प्राप्त हुई, जिस पर आधारित भारत एक खोज नाम से एक उत्तम धारावाहिक का निर्माण भी हुआ। उन्होंने एक अपनी कह सकते हो आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम एन ऑटोबायोग्राफी या मेरी कहानी के बारे में मेरी कहानी प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध मीना मनीषी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है कि उनकी आत्मकथा, जिसमें आत्मकरण या नैतिक श्रेष्ठता को जरा भी प्रमाणित करने की चेष्टा किए बिना उनके जीवन और संघर्ष की कहानी वर्णित की गई है, जो हमारे युग की सबसे अधिक उल्लेखनीय पुस्तकों में से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे कह सकते हो समाजवादी व्यक्तित्व होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनकी देखा जाए उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिसमें पिता के पुत्री के नाम उनके कुछ पत्र हैं, 1929 में प्रकाशित हुए। दूसरा विश्व इतिहास की झलक, ग्लैम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 खंडों में है, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1936 में इनकी पुस्तक मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी आई। उसके बाद भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945 में ये प्रकाशित हुई। राजनीति से दूर, ये भी एक पुस्तक का ही नाम है जो नेहरू जी की है। और महात्मा गांधी के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम राष्ट्रपिता है। और जवाहरलाल नेहरू ने ही महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में ख्याति दिलवाई। वो अलग बात है कि राष्ट्रपिता नाम से संबोधित करने वाले व्यक्तित्व में सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये कुल मिला के जवाहरलाल नेहरू की कुछ उपलब्धियां हैं। और इसके साथ ही साथ देखा जाए तो 24-25 सालों तक देश आज़ाद होने के पश्चात लगातार कांग्रेस की सरकार बनी। 1951 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी, ये भी नेहरू की ही देन थी। 1957 में चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस को बहुमत में जीत मिली, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। और 1962 में चाइना के साथ युद्ध में असफल होने के पश्चात भी कांग्रेस की सरकार बनी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि थी, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
तो इस प्रकार हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताया और इसी के इन उपलब्धियों के बावजूद ही इनके पश्चात 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1955 में इनकी उपलब्धियों के कारण इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये छात्रों हमने चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया और इसीलिए ये जो नेहरू जी थे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे और शांति के दूत माने जाते थे। सफ़ेद रंग इन्हें पसंद था, सफ़ेद कबूतर उड़ाया करते थे, इसीलिए इनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। और इसीलिए बच्चों से ज़्यादा प्रेम करने के कारण 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये हमने आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट व्यक्तित्व है आगे का वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले देखा जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु आपके कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन हुए? गांधी जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले देखा जाए तो अब तक के जितने भी उदारवादी आंदोलनकारी थे उनमें गोपाल कृष्ण गोखले सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे। सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे और आदर्शवादी व्यक्ति थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जो जन्म है 9 मई 1866 में ये इनका जन्म हुआ था और 19 फरवरी 1915 को इनका देहांत हुआ, जो इनका समय है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी विचारक एवं सुधारक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। ये महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य हुआ करते थे। किसके शिष्य थे? महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके शिष्य कौन थे? राजनीतिक शिष्य थे इनके गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले को उच्च शिक्षा दीक्षा प्राप्त होने के कारण इन्हें भारत का कह सकते हो एक उदारवादी व्यक्ति होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन के बारे में भी भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी नेता थे। सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले सबसे प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्ण रूप से सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की या भारत सेवक समाज की स्थापना की। किसने की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इसलिए की कि ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके और उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वसरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तित्व की क्षमता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी माना है। प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 6 मई 1866 को रत्नागिरी कोटलोक ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्णा राव के यहाँ हुआ था और इनका जो निधन 9 मई 1866 को हुआ। 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ और इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में या आर्थिक रूप से विशेष जानकारी रखने के कारण ये भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने वाले व्यक्तित्व भी माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी और 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी
उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले की जो मृत्यु है वो 1905 में आज़ादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष वो 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का देहावसान हो गया या इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये हमने आपको चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया। अब नेक्स्ट है इसमें दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को देखा जाए तो ये भी एक नरमपंथी के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय इतिहास में एक उदारवादी विचारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी का जो जन्म है 4 सितंबर 1825 को बम्बई में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जून 1917 को हुई। ये भारत के वृद्ध पितामह या ग्रांड ऑल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वृद्ध पितामह के नाम से या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व के दिनों में इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में शिक्षा पाई, जहां वे मेधावी छात्र के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। उसी संस्थान में अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के कारण ये उसी संस्थान में रहकर अपना कह सकते हो शैक्षणिक कार्य भी इन्होंने प्रारंभ किया और इन्हें वहाँ शैक्षणिक कार्य के रूप में सर्वोच्च पद भी प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उन्होंने समाज सुधारक कार्यों में भी अग्रगामी भूमिका अदा की। धार्मिक तथा साहित्यिक संगठनों के यथा स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के प्रतिष्ठाता के रूप में अपने विशेष स्थान के लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने आगे चलकर एक पत्रिका जिसका नाम राप्तगुप्ता नामक पत्रिका का संपादन किया और दादा भाई नौरोजी उदारवादी होने के साथ साथ ये इनकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है, भारत में धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया। भारत में किस प्रकार से अंग्रेज लोग भारत का शोषण करते हैं और भारत का ही धन लूट करके विदेशों को ले जाते हैं और यहाँ से कच्चे माल के रूप में वस्तुओं को ले जाकर विदेशों में उनके द्वारा वस्तुएं पुनर्निर्मित करवाते हैं और वही वस्तुएं भारत में आकर महंगे दामों में जब बिकती हैं तो किस प्रकार से भारत की जो संपत्ति है या पूंजी है विदेशों में जाती है और लौट करके वही पूंजी भारतीयों के पास अधिक दामों में आती है या वस्तुओं के रूप में आती है, जिससे भारत ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो शोषण का एक चक्र के रूप में भारतीयों का शोषण होता रहता है, जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या पुस्तक का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत को समझाया है। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में स्वराज की मांग की या स्वराज शब्द की जो शुरुआत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई कलकत्ता के अधिवेशन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के अधिवेशन में 3 मांगें रखी थीं, जिसमें भारतीयों को स्वराज पाने का अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीयों की उच्च सरकारी पदों पर अधिकाधिक नियुक्तियाँ हों। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्हें इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में पद प्राप्त था, जो सीनेट के रूप में कार्य किया था। तो और पारसियों के सक्रिय आंदोलन में भी दादा भाई नौरोजी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो कह सकते हैं कि उदारवादी आंदोलनकारी नेताओं में दादा भाई नौरोजी एक सुलझे हुए समाज सुधारक, राजनीतिक और भारत को आज़ादी दिलाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस प्रकार से उदारवादी व्यक्तित्व में हमने आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट बताए। यही आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।